भाई और बहनों, आपके सामने फिर से दोबारा आपको टॉपिक लेकर के हिंदी का अविकारी जो टॉपिक है वो लेकर के सामने आए हैं। इससे पहले जो पूर्व में हमने पढ़ाया था विकारी, उसके बारे में चर्चा करेंगे और आपका जो अविकारी टॉपिक है उसको आगे पढ़ाएंगे। तो देखिए, जो हमारा शब्द है, शब्द को हमने प्रयोग के आधार पर बांटा था। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, ये आपको बताए थे। जब शब्द के भेद बांटे थे तो अपन ने बताया था उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर बांटे थे, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर बांटे थे, प्रयोग के आधार पर बांटे थे और अर्थ के आधार पर। इस तरीके से हमने शब्द को 4 भागों में बांटा था, जिनमें से एक भेद हमारा कौन सा था? प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो प्रयोग के आधार पर जो शब्द के भेद हमने बांटे थे वो आपको बांटे थे 2 भेद। एक आपको बांटा था विकारी और दूसरा बांटा था हमने अविकारी। पहला भेद हमने कौन सा किया था? विकारी। और दूसरा भेद कौन सा किया था? अविकारी। अब विकारी जो टॉपिक है, विकारी अर्थात विकार उत्पन्न होना, अर्थात वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात बदल जाते हैं, जिनमें परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द। और अ उपसर्ग लग गया अर्थात नहीं, तो जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है वे शब्द कौन से होते हैं? अविकारी। तो अब विकारी शब्द में हमने पढ़ा था संज्ञा, दूसरा हमने पढ़ा था सर्वनाम, तीसरा हमने पढ़ा था विशेषण और चौथा पढ़ा था हमने क्रिया। इसके अलावा हमने पढ़ा था लिंग, कौमा वचन, कौमा कारक और काल। इस तरीके से हमारा ये विकारी जो था वो आपका कवर हो गया। विकारी जो शब्द है उसको 4 भागों में बांटा गया था, 1, 2, 3 और 4। ये जो एक्स्ट्रा हैं वो आपके संज्ञा से जुड़ गए ये, और ये आपके क्रिया से जुड़ गए थे। अब आता है, हम चर्चा करेंगे सेकंड वाले पर। ये तो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चर्चा किस पर करेंगे? अविकारी पर। ये आपका आज का टॉपिक है। तो देखिए, अविकारी शब्द क्या होते हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए कितने कीमती हैं, कितना क्या है, इनमें से आपका हर बार आता है। एक बार जब पिछले बार जब हुआ था आपका पेपर 2013 का, उसमें निपात वाला क्वेश्चन इसी में से आया था। तो देखिए, अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, अविकारी इसका दूसरा नाम है अव्यय। इस पे भी अभी बताऊंगा कि अव्यय क्या है। अविकारी, विकारी का मतलब विकार उत्पन्न होना, अर्थात परिवर्तन होना। वे शब्द जो अ लग गया तो अर्थात मना करने का, अ प्लस विकारी, इन 2 शब्दों से मिलकर के बनाए। तो अ का अर्थ होता है नहीं और विकार का मतलब होता है परिवर्तन। जिनमें परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, अर्थात बदलते नहीं हैं, वे आपके अविकारी शब्द कहलाते। इसी का दूसरा नाम हमने क्या रख दिया? अव्यय रख दिया। अब अव्यय क्या होता है? अ प्लस व्यय। इसी का नाम अव्यय क्यों रखा? अ का अर्थ होता है नहीं और व्यय का अर्थ होता है खर्च। व्यय का अर्थ क्या होता है? खर्च। तो जो खर्च नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं है रुपया पैसा होकर खर्च हो गया, इसका मतलब होता है, खर्च का मतलब परिवर्तन। इसका भी अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। तो जो परिवर्तित नहीं होते हैं वे आपके अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते। ये हमें ध्यान रखना है बस। तो अविकारी या अव्यय शब्द एक ही हैं। इनको मतलब हम कह सकते हैं कि वे शब्द जो परिवर्तित नहीं होते हैं, बदलते नहीं हैं, किसी भी स्थिति में जिनमें बदलाव नहीं होता, वे आपके अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। अब इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अव्यय या अविकारी, इसकी जो परिभाषा निकल के आती है तो वो क्या आती है? वे शब्द जो लिंग,
कौमा वचन कौमा कारक कौमा काल आदि के आधार पर बदलते नहीं हैं तो वे अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो देखिए आपकी जो परिभाषा निकल के आई है वो क्या आई है अविकारी या अव्यय शब्द की, कि वे शब्द जो लिंग के आधार पर, लिंग आपने पढ़ा होगा हिंदी में, लिंग कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में? 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो वे शब्द जो लिंग के आधार पर अर्थात स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पर नहीं बदलते। वचन आपने हिंदी में वचन देखे होंगे, एक वचन और बहुवचन, तो इनमें वचन का भी कोई अंतर नहीं आता है। कारक जो हमने 8 कारक पढ़े थे, इससे पहले वाला वीडियो हमारा कारकों का था, इनके आधार पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता। काल इससे पहले वाला वीडियो काल का था, तो काल के आधार पर भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात आधार पर कोई परिवर्तन नहीं, अर्थात कोई बदलाव नहीं होता, ना बदलते हैं, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब आता है नेक्स्ट, जैसे में अपन लिख सकते हैं ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, इस तरीके के जो शब्द हैं वो आपके परिवर्तित नहीं होते। जैसे मैंने कहा सीता राम के आगे आगे आती है तो या जाती है, तो आगे आगे या कोई परिवर्तन हुआ? राम मोहन के आगे आगे जाता है, लेकिन स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पर कोई परिवर्तित हुआ क्या? नहीं हुआ। तो वे शब्द जो लिंग पर वचन कारक काल आदि के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, अर्थात बदलते नहीं हैं, वे आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, इसके भेद। तो अव्यय शब्द जो होते हैं इनको कितने भागों में बांटा गया है? अविकारी, अविकारी या अव्यय शब्द। तो इन्हें कितने भागों में बांटेंगे हम? 4 भागों में। इसके मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4। अगर आपसे पूछा जाए कि अविकारी शब्द को कितने भागों में बांटा गया है या मुख्य रूप से इसके कितने भेद होते हैं, तो आपको 4 भेद बताने इसके। अब देखिए 4 भेद कौन से होते हैं। एक हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण। दूसरा हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा हम पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय। चौथा हमारा आता है विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इस तरीके से हमारे जो अविकारी या अव्यय शब्द हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला क्रिया विशेषण हम पढ़ेंगे, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक और चौथा विस्मय। अब बहुत से कहते हैं सर एक और भी होता है अन्य, जिसमें आपका 5वां जो मानते हैं वो 5वां एक्स्ट्रा होता है, इसको अभी संख्या में गिना नहीं जाता, ये हम पढ़ेंगे निपात। और इसके बाद में एक और आता है सकारात्मक या नकारात्मक, जैसे अपन स्वीकारात्मक या कह सकते हैं अस्वीकारात्मक। तो ये अपन बाद में चर्चा करेंगे। अभी हमारा क्या है, मेन जो फोकस है वो 4 है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। निपात पर और उन पर अपन बाद में चर्चा करेंगे। तो देखिए क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है, पहले तो इसको समझें। क्रिया विशेषण, क्रिया का मतलब होता है जो हमारी वर्ब होती है, क्रिया होती है जिससे हमें पता लग रहा है कि कार्य हो रहा है।
तो उस क्रिया की जो विशेषता बताता है तो वे अव्यय क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। अब आपने एक बात और देखी होगी क्रिया विशेषण में कि हमारा एक तो होता है विशेषण, यहाँ देखें, और एक होता है हमारा क्रिया विशेषण। यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग बाग कि सर इसमें से कौन सा हमारा क्या विशेषण, यहाँ भी है और ये विशेषण। तो देखिए ये जो विशेषता बताता है ये तो बताता है आपकी संज्ञा और सर्वनाम की, सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो विशेषण जो हमारा टॉपिक होता है वो किसकी विशेषता बताता है? आपको संज्ञा और सर्वनाम की। और क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताता है? क्रिया की। ये आपको विशेष ध्यान रखना, क्रिया की विशेषता। तो जो विशेषण है इस पर आप कंफ्यूज ना हो, जो विशेषण अकेला आता है तो किसकी विशेषता बताएगा? संज्ञा या सर्वनाम की। क्रिया विशेषण अकेला आता है तो किसकी विशेषता बताएगा? क्रिया विशेषण। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, किसकी विशेषता बताते हैं? विशेषण की, तो वो प्रविशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके? प्रविशेषण। लेकिन ये विशेष ध्यान रखना कि क्रिया विशेषण की अगर विशेषता बताता है तो उसे प्रविशेषण नहीं कहेंगे। इसकी विशेषता बताने वाला जो होगा वो क्रिया विशेषण ही होगा। आपको ये विशेष ध्यान रखना है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए यहाँ आपको बहुत ही कीमती क्वेश्चन है, क्या है? जो विशेषण की विशेषता बताता है तो प्रविशेषण होता है, लेकिन अगर क्रिया की विशेषता बताने वाला होता है तो वो क्रिया विशेषण ही कहलाता है, ना कि क्रिया विशेषण, प्रविशेषण नहीं कहलाएगा। दूसरी बात, विशेषण अकेला आता है तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण होता है। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। अब चर्चा करते हैं हम नेक्स्ट पर। तो देखिए क्रिया विशेषण, तो क्रिया वे अव्यय शब्द, इसकी अभी चर्चा करें तो वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वे आपके क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। इसे मुख्यतः 4 भागों में हम डिवाइडेशन करेंगे। इसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भाग। अब 4 भाग कौन कौन से हैं आपके? देखिए, एक हम पढ़ते हैं इसमें कालवाचक, कालवाचक। दूसरा हमारा पढ़ते हैं हम स्थानवाचक। तीसरा पढ़ते हैं रीतिवाचक। और चौथा पढ़ते हैं हम परिमाणवाचक। ये मेन होते हैं, बाकी अलग अलग विद्वान ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किए हैं, बाकी मुख्यतः हमारे 4 ही हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिया विशेषण अव्यय के कितने भेद हैं तो आपको 4 ही करने हैं। अब कालवाचक, पहले तो यहाँ से इसकी परिभाषा क्या कहती है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्दों को हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। अब इसे कालवाचक, काल का मतलब होता है समय, काल का अर्थ क्या होता है? समय। तो आपको पता है जिससे जिन अव्यय शब्दों से क्रिया होने के समय का बोध होगा वो कालवाचक में जाएंगे, स्थान का बोध होगा, जगह का बोध होगा वो स्थानवाचक में जाएंगे, रीति अर्थात काम करने की जो क्रिया होने के ढंग, तरीका, शैली, पद्धति का बोध होगा वो सब किस में जाएंगे? रीतिवाचक में जाएंगे। परिमाण, क्रिया होने की मात्रा, माप तोल, वजन, दूरी आदि का बोध होगा वे परिमाणवाचक में जाएंगे। अब बात आती है समुच्चय बोधक की। अब समुच्चय बोधक में हम पढ़ लेते हैं संयोजक और विभाजक, लेकिन वास्तविक रूप से इसके 2 भेद अपन पहले पढ़ेंगे। पहले तो इसका होता है समानाधिकरण, समानाधिकरण, और दूसरा इसका होता है हमारा व्यधिकरण। तो सबसे पहले तो इसके 2 भेद हम पढ़ते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। अब समानाधिकरण के 2 भेद होते हैं आपके, एक संयोजक और दूसरा विभाजक। दूसरा कौन सा होता है? विभाजक। ये विशेष ध्यान रखें, संयोजक जोड़ने का काम करता है, विभाजक बांटने का। व्यधिकरण, इसके अपन के 3 भेद होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? एक तो उद्देश्य, और दूसरा होता है संकेतवाचक, उद्देश्यवाचक, दूसरा संकेतवाचक, और तीसरा भेद हम पढ़ते हैं स्वरूपवाचक। स्वरूपवाचक, ये आपको विशेष ध्यान रखना।
तो देखिए हम पहले अपन पढ़ लेते थे समुच्चय बोधक। समुच्चय का मतलब जो जोड़ने का काम करता है, जैसे योजक बोधक भी कह देते हैं। योजक बोधक इसे किसके नाम से जान सकते हैं अपन? योजक बोधक या समुच्चय बोधक, ये विशेष ध्यान रखना है। संबंध बोधक, जो संबंध दो वस्तुओं के बीच संबंध बताएगा वो संबंध बोधक आ जाएगा। अब इसके बाद विस्मय आदि बोधक, विस्मय का, आश्चर्य का, हर्ष का, घृणा का, शोक का, इनका बोध कराएगा। वे अव्यय शब्द आपके विस्मय आदि बोधक के अंतर्गत आ जाएंगे। विस्तारित चर्चा इन पर करेंगे। अब बात आती है जो काल स्थानवाचक जो क्रिया विशेषण अव्यय हैं, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय इसके भी आपको सेम मिलते हैं। तो इसके और इन दोनों के आपको सेम मिलने की वजह से यहाँ कन्फ्यूज हो जाता है कि हम कौन सा लगाएं। लेकिन आपको पता है जो क्रिया की स्थान का बोध कराएं, क्रिया होने के स्थान का बोध कराते हैं वो आपको क्रिया के, और दो शब्दों के बीच संबंध का बोध कराते हैं वो आपके किस में रहते हैं? संबंध बोध में। ठीक, ये विशेष ध्यान रखना। अब अपन चलते हैं विस्तार से एक एक करके। तो सबसे पहला हमारा जो विशेषण आता है वो आता है आपका क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, देखिए क्रिया विशेषण अव्यय, अव्यय और डाल। क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है? तो देखिए वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं तो उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। देखिए उन्हें कौन से अव्यय कहते हैं हम? वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ये आपके सामने है। अब आपको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि क्रिया की जो विशेषता बताता है अर्थात क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। तो ये क्वेश्चन नोट डाल लें, नोट। देखिए वहाँ मैंने आपको पहले ही बताया था विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं, जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण ही कहेंगे, ना कि क्रिया प्रविशेषण नहीं कहेंगे बिल्कुल। तो देखिए नोट, क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण ही कहलाते हैं। ये विशेष ध्यान रखना। अब कैसे? पहला एक उदाहरण देखें। जैसे मैंने कहा रमेश तेज दौड़ता है। अब यहाँ आ गया रमेश तेज दौड़ता है। तो पहले तो ये देखिए रमेश कौन हो गया? कर्ता हो गया। तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है, दौड़ने की जो पता है दौड़ रहा है क्रिया हो गई, लेकिन अब क्रिया की विशेषता क्या है? तेज दौड़ रहा है। तो तेज एक अव्यय हो गया, तेज दौड़ना एक क्या हो गया? एक आपका अव्यय हो गया। लेकिन अब मैं इसी को दे देता कि रमेश बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, इस तरीके से आ जाता। तो ये आपका क्या कहलाता? क्रिया प्रविशेषण कहलाता। अर्थात क्रिया, अब हम क्या करते हैं, इसको क्रिया प्रविशेषण मान जाते हैं, जबकि क्रिया प्रविशेषण ना बता करके क्या बताना है हमें? क्रिया विशेषण ही कहेंगे इसको, क्रिया विशेषण। देखिए हमारा प्रविशेषण केवल संज्ञा वाले में होता है, विशेषण की विशेषता बताने वाला ही शब्द प्रविशेषण होगा, क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण ही होगा। ये विशेष ध्यान रखना है, इसमें प्रविशेषण नहीं करना है, ये विशेष ध्यान रखना है।
ये आपका क्रिया विशेषण अव्यय है, और जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताएगा वो भी आपका क्रिया विशेषण ही होगा। ऐसा कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब देखिए क्रिया विशेषण के भेद। अब क्रिया विशेषण के मैंने अभी आपको बताए थे कि इसे 4 भागों में हम पढ़ेंगे। कितने भागों में पढ़ेंगे इसको? मुख्यतः 4 भागों में। कितने भागों में पढ़ेंगे इसको हम? 4 भागों में। अब 4 भाग कौन कौन से पढ़ेंगे? पहला कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब काल, देखिए यहाँ पता लग रहा है कालवाचक, काल का मतलब होता है समय, वाचक मतलब वाचन कराने वाले। तो वे अव्यय शब्द जो क्रिया होने के समय का अर्थात क्रिया करने या क्रिया होने के समय का बोध कराते, क्रिया के समय का अर्थात काल का बोध कराते हैं, वे आपके क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। तो देखिए वे अव्यय शब्द जो क्रिया होने या करने के समय का बोध का मतलब होता है ज्ञान कराते हैं, तो वे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। देखिए अब तो वे अव्यय शब्द जो क्रिया होने या करने के समय का जो बोध कराते हैं, तो वे आपके क्या कहलाएंगे? कालवाचक। अर्थात क्रिया कब हुई उसके समय का बोध करा रहे हैं, तो वे आपके होंगे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जैसे में। अब कालवाचक अव्यय कौन कौन से होते हैं वो आप देखिए सामने। कालवाचक अव्यय तो देखिए जैसे में अभी अभी, क्या आएगा? अभी अभी। रात भर, दिन भर, प्रतिदिन, प्रतिदिन, सुबह, शाम, साय कर लो इसको, शाम की साय, प्रतिदिन सुबह साय। और आ जाओ अभी आज, अब, कब, तब, जब, दोपहर आदि कर लो, दोपहर, सुबह, शाम सब आ जाएंगे। तो आदि में जो बचे हुए समय सूचक जो शब्द हैं वो सब आ जाते। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि अव्यय है लेकिन क्रिया होने के समय का बोध करा रहे हैं। अब समय का बोध कैसे कराएंगे? देखिए उदाहरण के माध्यम से हम समझें। तो उदाहरण देखो इसका, जैसे मैंने कहा मैं अभी अभी आया हूँ, मैं अभी अभी आया हूँ। तो यहाँ आने की जो क्रिया है उसकी विशेषता क्या है? उसके समय का बोध। क्रिया कब हुई? क्रिया कब हुई है? अभी अभी। तो ये समय का बोध करा रहा है कि नहीं बता? तो ये आपके जो अभी अभी है वो क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्योंकि क्रिया कब हुई है उसके समय का। तुम कब आए? तुम कब आए? इस तरीके से आ गया। तो तुम कब आए? तो यहाँ कब का मतलब समय का बोध। सुरेश प्रतिदिन घूमता है, प्रतिदिन। तो ये आपका किसका बोध करा रहा है? एक समय का, क्रिया होने के समय का। कब घूमता है? प्रतिदिन। अर्थात प्रतिदिन का मतलब यहाँ पर रोजाना, प्रतिदिन, सुबह, शाम। तो इस तरीके से आपका किस में आ जाएगा? अव्यय। ठीक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट दूसरा आता है कालवाचक के बाद
स्थानवाचक। दूसरा कौन सा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब स्थानवाचक में क्या होगा? वे अव्यय शब्द जो क्रिया होने या होने के स्थान का ही कर लो, होने के स्थान का बोध कराते हैं तो उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो उन्हें कौन सा विशेषण कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, वे अव्यय शब्द जो क्रिया होने के स्थान, अर्थात स्थान का मतलब जगह कहाँ पर हुई है इसका। और आपको बता दूं सीधा सा, जो हमारे अधिकरण कारक होते हैं, अधिकरण कारक वो स्थान का ही बोध कराते हैं। तो इसके जितने भी उदाहरण बनेंगे, जितने भी उदाहरण होंगे वो सब हमारे किसके होंगे? अधिकरण कारक के उदाहरण होंगे। ये विशेष ध्यान रखना, ठीक। अब स्थानवाचक में जैसे कौन कौन से कारक आते, अपने अव्यय आते हैं, जैसे आपको आ जाएगा ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, यहाँ, वहाँ, कहाँ, बाहर, भीतर, भीतर, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, दाएं, पीछे, दाएं, बाएं, यहाँ, वहाँ, कहाँ, बाहर, भीतर, इधर, उधर, आगे, पीछे आदि। तो जो ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया होने के स्थान का बोध कराएंगे, अर्थात जगह का बोध कराएंगे, क्रिया किस जगह पर हो रही है, उसे हम कौन से कारक, कौन से अव्यय कहते हैं हम, या अव्ययकारी कहते हैं स्थानवाचक। अब कैसे होते हैं देखिए, एक उदाहरण आप देखें, जैसे मेरे, इसमें सामने, पास में, नज़दीक, ये भी आपके आएंगे। और भी लिखना चाहें तो मेरे पीछे, पीछे आओ, तो मेरे पीछे पीछे आओ। तो पीछे पीछे ये स्थान का बोध करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? ऐसे ही दूसरा उदाहरण, वह कहाँ रहता है, तो वह कहाँ रहता है उस जगह का स्थान का बोध करा रहा है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? स्थानवाचक। ऐसे ही दाएं बाएं का, वह मेरी दाईं ओर बैठा है या बाईं ओर बैठा है, इस बाहर, भीतर। तो इस तरीके के उदाहरण हैं जहाँ स्थान का बोध हो रहा है, अर्थात सीधी सीधी सी बात है, जो क्रिया होने के स्थान अर्थात क्रिया होने की जगह का बोध कराता है, वो आपके किस में आ जाएंगे? स्थानवाचक। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, तीसरा जो आपका आता है वो है रीतिवाचक। कौन सा? रीतिवाचक अव्यय। अब रीतिवाचक क्या होते हैं देखिए, रीति का शब्द हम समझ जाएंगे तो हमारा सब कुछ आ जाएगा समझ। रीति अर्थात ढंग, तरीका, पद्धति, शैली, कार्य करने का जो तरीका है, किस तरीके से हम कार्य करते हैं, वो रीति के अंतर्गत है। कहते हैं ये तो बड़ा धीरे धीरे पढ़ रहा है, तो धीरे धीरे इसकी रीति है। कार्य करने का जो तरीका है, ढंग है, पद्धति है, वो हमारी रीति कहलाती। आदत, जैसे अपन कहते हैं यही तो आदत ही ऐसी है गई है कि रीति मतलब धीरे धीरे बोलता है, तो धीरे धीरे बोलना उसकी क्या है? एक तरीका हुआ, रीति हो गई। तो यहाँ पर रीतिवाचक अव्यय आपका आएगा। इसकी परिभाषा देखिए, वे अव्यय शब्द
जो क्रिया होने की रीति या अपन कह सकते हैं विधि या कह सकते हैं ढंग या तरीके या पद्धति या शैली, ये देखिए इसके उपनाम हो गए सब। क्या हो गए इसके उपनाम। तो वे अव्यय शब्द जो क्रिया होने की रीति, विधि, ढंग, तरीके, पद्धति आदि, शैली आदि का बोध कराते हैं, तो उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो क्रिया होने के रीति का अर्थात तरीके का बोध हो रहा है, क्रिया किस रीति से हो रही है, किस ढंग से हो रही है, तो वो आपके रीतिवाचक के वाक्य होंगे, रीतिवाचक अव्यय के होंगे। तो जैसे देखिए, जैसे में रीतिवाचक शब्द कौन कौन से हो गए, जैसे आपको आ जाएगा धीरे धीरे, धीरे धीरे, जल्दी 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 अपन कह सकते हैं जल्दी, तेज, सहसा, सहसा। तो धीरे धीरे, तेज, सहसा, अचानक, शायद, तेज हो गया, धीरे धीरे हो गया, जल्दी जल्दी। तो ये आदि शब्द आते हैं। तो इस तरीके के जो शब्द होंगे आपके, वो सब किस में आ जाएंगे, रीतिवाचक में। तो धीरे धीरे, जैसे हम कह सकते हैं उदाहरण इसका हाथी, ये उदाहरण आ चुका है, हाथी धीरे धीरे चलता है। तो हाथी क्या करता है, धीरे धीरे चलता है। तो चलने का जो उसकी रीति है, तरीका है वो लगा लेना, तो वो क्या हो जाएगी इसकी, धीरे धीरे। ऐसे ही और उदाहरण देखिए, घोड़ा तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है। अब यहाँ तेज जो शब्द है वो सब किस में आ जाएगा आपका, रीतिवाचक। ऐसे ही हम कह सकते हैं वह जल्दी जल्दी पढ़ता है, तो जल्दी जल्दी बोलता है, तो ये सब किस में आ जाएंगे आपके, रीतिवाचक में। ठीक, तो ये उदाहरण आपके किसके अंतर्गत जाएंगे, रीतिवाचक। क्रिया होने के, अब देखिए क्रिया हो रही है, दौड़ना, दौड़ रहा है, लेकिन उसका तरीका क्या है, दौड़ने का तरीका क्या है, तेज। तो तेज का मतलब ये, धीमे, धीरे धीरे या धीमे धीमे। तो ये सब किस में आ जाएंगे आपके, रीतिवाचक। अब हमारा नेक्स्ट चौथा जो आता है वह क्रिया विशेषण अव्यय आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। परिमाण, परिमाण का मतलब आप जानते हैं, आपने पहले ही पढ़ा था विशेषण में। परिमाण का मतलब होता है माप तोल। देखिए एक तो हमारे सामने होता है परिणाम और एक होता है परिमाण। ये आपका युग्म शब्द बनता है, परिणाम और परिमाण। तो परिणाम कहते हैं अपन नतीजा, किसको कहते हैं, नतीजा। परिणाम का मतलब होता है नतीजा, और परिमाण इसका मतलब होता है माप तौल। क्या होता है, माप तौल। जिसकी माप तौल की जाती है वो परिमाण होता है, और जिसकी परिणाम क्या होता है, नतीजा। तो परिमाण की बात करें, परिमाण अर्थात वे अव्यय शब्द जो क्रिया के मात्रा बताते हैं, माप तोल बताते हैं, दूरी बताते हैं, तो वहाँ आपकी कौन सी होती है, परिमाणवाचक। तो लिखो, वे अव्यय शब्द जो
क्रिया की माप तौल दूरी माप तौल दूरी आदि का बोध कराते हैं तो वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। देखिए अब यहाँ पर परिमाण का मतलब मैंने कहा था वे अव्यय शब्द जो क्रिया की माप तौल वजन दूरी आदि का वजन और लिख सकते हैं वजन, यहाँ आप जोड़ सकते हैं वजन दूरी आदि का बोध कराते हैं तो वे आपके क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण कौन कौन से होते हैं? जैसे थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, बराबर, जरा, जरा सा, अधिक, कम, बहुत आदि। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा, बराबर, जरा सा, अधिक, बहुत, कम, ये आपके परिमाणवाचक आपके विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे अब उदाहरण अपन पढ़ें इसका, तो उदाहरण क्या कहता है? जैसे मोहित कम बोलता है, कम बोलता है, तो कम यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? परिमाणवाचक। क्या आएगा? कम बोलना क्या हुआ है यहाँ पर? परिमाणवाचक। ऐसे ही आपको रमेश फल को 2 बराबर भागों में ये लिख लो, इसकी जगह ये थोड़ा सा सही नहीं है। नदी में पानी अधिक है, ये उदाहरण सही है। तो नदी में पानी अधिक है, तो यहाँ अधिक है, पानी क्या है? अधिक है। तो यहाँ पर आपका किस में आ जाएगा? अधिक है, थोड़ा है, बहुत है। ये शब्द किसके अंतर्गत आएंगे? परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आप और लिख सकते हैं राम थोड़ा थोड़ा खाओ। नेक्स्ट उदाहरण अपन लिख सकते हैं कि राम थोड़ा थोड़ा खाओ। तो इस तरीके से माप तोल वजन दूरी आदि के आपके अव्यय बन जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद में आपको तो देखिए परिमाणवाचक में आपको आ गया वे अव्यय शब्द जो क्रिया की माप तोल वजन दूरी आदि का बोध कराते हैं, तो वे क्या कहलाएंगे? परिमाणवाचक। जैसे थोड़ा सा, बराबर, जरा सा, अधिक, खूब भी आप आता है, कम, बहुत आदि। अब मैंने कहा था मोहित कम बोलता है, तो कम यहाँ एक इसकी क्या कर रहा है? मात्रा का बोध करा रहा है, बोलने की मात्रा का बोध करा रहे हैं। अधिक बोलता है तो अधिक की मात्रा का, थोड़ा बोलता है थोड़े की। ऐसी नदी में पानी अधिक है या कम है, तो अधिक क्या कर रहा है? उसकी क्रिया के परिमाण का बोध करा रहा है, माप का बोध करा रहा है। ऐसे ही मैंने कहा खूब पढ़ो, तो पढ़ने का मतलब बहुत खूब पढ़ो, तो खूब पढ़ने का ऐसे उदाहरण लिख सकते हैं हम, खूब पढ़ो। अब ये उदाहरण हमने लिख दिया खूब पढ़ो, तो इस तरीके का जो उदाहरण होगा वो भी आपके किसके अंतर्गत जाएगा? परिमाणवाचक। क्यों? पढ़ने की, खूब का मतलब अधिक, इस तरीके से आपको आता है। तो अब हमारा अविकारी शब्द में आपको पता लग गया। अविकारी शब्द वे शब्द, एक बार टैली कर लेते हैं। वे शब्द जो लिंग वचन कारक आदि के आधार पर बदलते नहीं हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं, वे आपके अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था इसे 4 भागों में हम बांटेंगे। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चयबोधक अव्यय, संबंधबोधक अव्यय, विस्मयादिबोधक अव्यय। ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था क्रिया विशेषण अव्यय, वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। अब आपको क्वेश्चन आ जाए कि क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं कि देखिए, एक तो अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं,
अगर क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द आता है तो वो भी आपका क्रिया विशेषण ही होगा। अब क्रिया विशेषण को कितने भागों में बांटा था हमने? मुख्यतः 4। कौन कौन से? कालवाचक, तो कालवाचक में जो समय का बोध करा रहे थे वो कालवाचक, स्थानवाचक जो स्थान का बोध करा रहे थे स्थानवाचक, रीतिवाचक जो कार्य करने की शैली का, तरीके का, ढंग का बोध करा रहे थे वो रीतिवाचक, और परिमाणवाचक वे अव्यय शब्द जो माप तोल, क्रिया होने की माप तोल, वजन, दूरी आदि का बोध करा रहे थे वो आपके परिमाणवाचक के अंतर्गत आए थे। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो, अगला भाग लेकर के नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से उपस्थित होंगे आपके सामने। तब तक के लिए जय हिंद।